स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको पता है कि सेक्रीफाइस तो हमेशा रिटायरिंग पार्टनर करता ही है, क्योंकि वो तो बिजनेस को छोड़कर जा ही रहा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में दोनों मिलकर, बचे हुए पार्टनर इस तरह से नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी डिसाइड करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है। वैसे मतलब ज़्यादातर तो क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस गेन करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करके जाता है। लेकिन हमें देखना फिर भी पड़ेगा कि कौन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस, ताकि हमें पता लग जाए कि किसको डेबिट करना है, ठीक है। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये आप जैसे कि नेहा ने भी कहा था हमारी वीडियो में कि भाई आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को तो रीवैल्यू करोगे ही, और उसके रूल्स हमें पता ही हैं, है ना, उनको रीवैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाएगी, ये आपने जो सेकंड चैप्टर में डिफरेंट मेथड्स पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन में दे रखे हो, या हो सकता है आपको, देखो, या तो आपको क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बताया गया होगा कि आप खुद करो, गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, या आपको पूरी फर्म की गुडविल दे दी गई होगी। तो आपको इन दोनों केसेस में पहले गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली, यानी फर्म की वैल्यू निकाल ली गुडविल की, उसमें जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका शेयर निकाल लिया, और कई बार आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर भी दिया होता है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि क्या दिया है, ठीक है। तो उस सेक्रीफाइसिंग अमाउंट को आपने देना है। एंट्री क्या होगी, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, क्रेडिटिंग द शेयर ऑफ गुडविल टू द अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय डेबिटिंग फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द गेनिंग पार्टनर। अब ये बताओ यहाँ पर तुम्हें डेबिट क्रेडिट समझ में आया क्या है। जिस पार्टनर को हम क्लेम दे रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, है ना, उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो हम उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, मीन्स उसका हमने क्लेम बढ़ा दिया कि आप इतना पैसा, देखो आप बाय बैलेंस बीडी करके कैपिटल क्रेडिट करते हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप इतनी कैपिटल ले सकते हो। हमने उसको गुडविल का शेयर दे दिया, क्रेडिट कर दिया, इट मीन्स हमने उसका क्लेम बढ़ा दिया। और जो पार्टनर्स उसको देंगे यानी गेनिंग होंगे, उनका पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि हम उनसे वो क्लेम रिकवर कर रहे हैं, उनका क्लेम कम कर रहे हैं, उनका बिजनेस में से क्लेम कम हो जाएगा, उनकी कैपिटल में से ये पैसा, आप देखते हो ना माइनस करके जब हम बैलेंस शीट निकालते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट साइड जो अमाउंट होता है कम माइनस कर देते हैं, तो उनका जो नेट क्लेम है वो कम हो जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट यही है कि हम डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर को कि आज आप गेन कर रहे हो तो इसलिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो पार्टनर जा रहा है उसको मिल जाएगा, क्रेडिट करके उसका क्लेम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। ये एक बताओ, कल मैंने आपको फ्री रिजर्व्स के बारे में बताया था ना, क्या होते हैं, जनरल रिजर्व्स, है ना, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो लायबिलिटी साइड की चीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, हम पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और अगर एसेट साइड में बताया था कल मैंने, फिक्टिशियस लॉसेज होते हैं, गुडविल पुरानी होती है ना, उसको हम डेबिट कर देते हैं राइट ऑफ करने के लिए ना, वो पार्टनर से उसका पैसा लॉस है ना, तो वो पैसा पार्टनर से रिकवर किया जाता है, तो हम उनको डेबिट कर देते हैं। इसका कंसेप्ट अब समझ में आ गया, कल तुम कंफ्यूज थे इस बारे में। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल। ये हर क्वेश्चन में आपकी बुक में वैसे क्वेश्चन इस टाइप के नहीं दे रखे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, मान लो मिड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट हो रही है, जैसे हमने जो अपनी स्टोरी ली है, तो हमें 1 अप्रैल से लेकर, या जब भी उनके अकाउंट फाइनल अकाउंट क्लोज हुए हैं उस दिन से लेकर जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रही है उस दिन तक के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और वो कैलकुलेशन का बेसिस आप आगे डिटेल में करोगे कि वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर भी कर सकते हैं, आपस में जैसा पार्टनर डिसाइड करें, या सेल्स का रिकॉर्ड तो होता ही है ना, कि 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक मान लो ये रिटायर हो रहा है, तो कितनी सेल हुई, उसके ऊपर वो अपना जो है एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर मान लेते हैं कि इतना प्रॉफिट तो हमें हुआ ही होगा,
उसके बेस पर भी वो उतने महीने का उसका प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन दैम, है ना। इसके बाद देखो फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। अब हमें फाइनली सेटल करना है। अब फाइनली सेटलमेंट करने के देखो वो जो मैंने वीडियो में दिखाए थे आपको 4 तरीके हैं। पहला तरीका है, हाँ जी, अब इसके देखो फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा। नॉर्मली तो देखो ऑल ऑफ अ सडन कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो एकदम से फंड्स अरेंज करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, है ना। तो नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपने क्या करना है कि उसके का जो बैलेंस निकलेगा इट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। क्वेश्चन में आपको दिया होगा द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट बियरिंग रेट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो वो सिर्फ के आगे जाकर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, सेटलमेंट वाले दिन थोड़ा ना इंटरेस्ट देंगे। तो आपने केवल ट्रांसफ़र कर देना उसका लोन अकाउंट में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है कि नहीं वो उसको कैश अभी चाहिए एंड यू वांट टू हेल्प द पार्टनर, जैसे इसमें वो नेहा की हेल्प करना चाहते हैं कि हाँ उसको पैसा चाहिए तो हम दे देते हैं, तो वो पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। वो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? बाय ब्रिंगिंग एडिशनल कैपिटल फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेस। प्राइवेटली वो अपना पैसा लाएंगे, बिजनेस में अपनी तरफ से कैपिटल ऐड करके उसका पैसा निकाल कर उसको दे देंगे। अब देखो क्या होगा, जो बिज़नेस में अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि बिज़नेस में जो एसेट्स थी वो वही की वही रहेंगी, लेकिन उन एसेट्स पर पहले क्लेम नेहा का हुआ करता था। उन एसेट्स पर किसका क्लेम था? पहले नेहा का भी था, राहुल का भी था, विनय का भी था। लेकिन जब वो नेहा का पैसा वापस कर देंगे तो क्या होगा, उन एसेट्स के ऊपर केवल राहुल और विनय का क्लेम रह जाएगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, नेहा की कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि फर्म कोई और लोन ले ले अपने नाम से, नेहा की पेमेंट कर दे तो नेहा की बजाय बैंक का लोन हो गया, है ना। चौथा तरीका क्या है कि कई बार बिजनेस में क्या करते हैं लोग, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर केसेस में कुछ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं जो आसानी से कैश करवाया जा सके। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बिज़नेस के प्रॉफिट्स को तो हेल्प कर रही है, भाई उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो वो बिज़नेस के अदर इनकम तो है, पर वो बिज़नेस इनकम तो नहीं है ना। भाई मान लो किसी की मान लो एक रेस्टोरेंट है तो उसकी बिज़नेस इनकम क्या होगी? जो वो रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को सर्व करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो बिज़नेस इनकम होगी। लेकिन उस रेस्टोरेंट ने थोड़ा सा पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है वो बिज़नेस में लगाई हुई कैपिटल का पार्ट, बट दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन सम शेयर्स। बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, बिल्डिंग यूज़ हो रही है रेस्टोरेंट में। फर्नीचर में इन्वेस्ट कर रखा है, फर्नीचर यूज़ हो रहे हैं बिज़नेस में। स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक यूज़ हो रहा है बिज़नेस में। बट जो पैसा उसने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है कहीं और कंपनी के शेयर्स में, तो वो पैसा बिज़नेस में तो यूज़ नहीं हो रहा ना। हालांकि उससे होने वाला डिविडेंड या इनकम हम एज अदर इनकम अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करके टोटल इनकम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट में आज बेच दूँ तो मेरी टोटल इनकम घट बेशक जाएगी, लेकिन बिज़नेस इनकम तो नहीं घटेगी ना, है ना। और मुझे क्या घटने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी बिज़नेस इनकम अब हम 2-3 की बजाय 2 लोग बांटेंगे। तो यानी कि वो क्या करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा प्लान लेकर रख लेते हैं कि उसको बेचकर भी वो लोग फंड्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं। मैंने जो इसमें इलस्ट्रेशन ली है वो ऐसी इलस्ट्रेशन ली है जिसमें वो 3 सोर्सेज से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, और या वो चारों का कॉम्बिनेशन कर लें। कुछ पैसा उसे लोन ट्रांसफ़र कर दें, कुछ वो कहें हम कैपिटल ले आते हैं, कुछ कहें कि हम इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, अपनी एसेट भी बेच देते हैं। तो वो जैसे उनको सुटेबल होता है वो फंड्स का अरेंजमेंट करके उसका अकाउंट फाइनली सेटल करते हैं। ये इसके अंदर हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है। अब देखो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के बारे में मैंने बताया ही आपको। इट कैन बी डन आइदर बाय ट्रांसफरिंग हिज और हर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट टू द लोन अकाउंट, सो दैट दिस हिज पेमेंट कैन बी डन आफ्टर अ टाइम पीरियड, उनको टाइम मिल जाए। या एडिशनल फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टनर्स सोर्सेज, यानी कि एडिशनल कैपिटल हो गई। कहाँ से? आइदर बाय ब्रिंगिंग इन एडिशनल फंड्स बाय द रिमेनिंग पार्टनर एडिशनल फंड्स ले आए, या वो उन्होंने लोन ले लिया फ्रॉम अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और बाय सेलिंग एनी एसेट ऑफ द बिजनेस, कि हो सकता है वो कह दें, चलो ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट, वो कह दें चल यार बिल्डिंग बेचकर इसका पैसा चुकाते हैं, हम बिल्डिंग किराए पर ले लेंगे,
ऐसा सोच सकते हैं ना, जो उन्हें लगता है, मैं एक उनका अपना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि हाउ दे कलेक्ट दोज फंड्स, तो इस तरह से उनके पास फंड्स आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बिल्डिंग दो वो एक बेच कोई दे। नए पार्टनर एडमिट कर लें, चलो नेहा की जगह हम, ये भी हो सकता है ना भाई। जो एडिशनल सोर्स, तो एडिशनल कैपिटल कहाँ से लाएंगे, या तो अपनी ले आएँ, कोई नया पार्टनर एडमिट कर लें, या बैंक से लोन ले लें, वो लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, या कोई भी एसेट बेचते हैं अपनी, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि दो बिल्डिंग हो, उसमें से एक बेच के वो तो जैसा भी उनके पास चीज़ है, उन्हें लगता है तो वो बेचेंगे। उनको लगता है कि हमारे भाई, वो लोग क्या चाहेंगे, हमारी बिजनेस की इनकम पर असर नहीं होना चाहिए, है ना, वो लोग यही चाहेंगे ना, वो बिजनेस का साइज जहाँ तक पॉसिबल होगा रिड्यूस नहीं करना चाहेंगे, और करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं होता है तो उन्हें तो कैपिटल तो देनी पड़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट में जो है पार्टनरशिप में रिटायरमेंट लेने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये मैंने एक एग्जांपल आपको सिंपल सा दिया है कि ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:1:1। बी रिटायर्स, बी डिसाइड टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस, व्हाट विल बी गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब क्वेश्चन में क्योंकि न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये ओल्ड रेशियो है ना, इसमें से 1 को उड़ा दो बीच में से, बी की, तो आपस में दोनों कितना शेयर कर रहे हैं, 3:1, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:1 है, गेनिंग रेशियो भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, और इसके बाद न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेन और सेक्रीफाइस पता करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो आपको मैं जल्दी जल्दी बता ही रही हूँ, आपने वही एडमिशन के टाइम वाला ही है, सेम ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी prepared on the rules of nominal account if value of assets is increased। ये ग्रीन कलर से मैंने इसीलिए दिखाया, इंक्रीज हो रही है, प्रॉस्पेरिटी है, गेन हो गया। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज, गेन हो गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो भी हमें गेन है ना, तो भी हम एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जब भी गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। एसेट्स के बढ़ने पर हमें फ़ायदा होता है और लायबिलिटी के घटने पर हमें फ़ायदा होता है, तो दोनों ही केसेस में हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है और जो भी हुआ है उसको डेबिट करना है, ठीक है। इसी में अभी स्टेप आगे, ये लॉस का मैंने रेड कलर दिखाया है, रेड कलर लॉस हो जाता है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डिक्रीज, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज, लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये वाला आपको एक बार दोबारा अच्छे से रिवाइज करना है कि हम रिजर्व्स एंड फंड्स का क्या करेंगे। तो आपको यही मैंने इसमें कलर्स लिए हैं, ग्रीन कलर रिजर्व, यानी ऐसे रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने इसको, ये जनरल रिजर्व हो गया जो आपको, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इसको आपने अगर बांटना तो कैसे बांटोगे, क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग नेहा, है ना, क्योंकि वो उनके, क्योंकि नेहा, राहुल और विनय ने मिलकर ये रिजर्व्स बनाए थे, अपने प्रॉफिट को बिजनेस में छोड़ा था, तो जब नेहा जा रही है तो वो अपना वो प्रॉफिट का पुराना हिस्सा साथ लेकर जाए, है ना, तो ये हो गया। फिर अगर एसेट साइड पर कोई चीज़ पड़ी है, हालांकि ये रिजर्व नहीं कहलाते, पर ये भी चीज़ बटनी है, तो गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर उन्होंने परचेज किया या खुद रेज किया तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। एक सेकंड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या एंट्री होगी, लॉसेज हैं, खर्चे हैं, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करके इसको क्रेडिट करेंगे, इनकी ओल्ड रेशो, कुछ भी चीज़ न्यू रेशो में नहीं होगी। तो इसी तरह से आपने जो एसेट साइड हैं उनको भी आपने डिवाइड करना है, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, एडवर्टाइजमेंट या डेबिट बैलेंस हो उसको आपने राइट ऑफ करना है। ये तो आपका सारा वही है, इसको हम रिवीजन ही कर रहे हैं केवल। और ये फिर बार बार यही क्यों आया जा रहा है, हाँ जी। फिर स्पेसिफिक रिजर्व्स, इनकी हमारी जो है मेन है। स्पेसिफिक रिजर्व ऑरेंज रिजर्व हो गए, ऐसे रिजर्व जिनको आपने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सोच समझकर बांटना है, ठीक है। उसमें हमारा एक तो होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड,
और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ज़्यादातर तो यही होते हैं। ये मतलब ये कह सकते हैं ऐसा रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक खर्चे को, लॉस को पूरा करने के लिए बनाया गया, स्पेसिफिक है वो। इसको आपने क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को कैसे बांटना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स। हाँ जी, आपने पहले कंपेयर द अमाउंट इन फंड विद एक्चुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्चुअल में क्या आपके अगेंस्ट क्लेम आ रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में क्लेम दिया ही ना हो, इट मीन्स कि कोई क्लेम है ही नहीं, कोई एक्सपेंस है ही नहीं, तो सारा बांट, यानी आपको एक्स्ट्रा फंड बांटना है। तो देखो, इफ अमाउंट ऑफ फंड इज ग्रेटर देन एक्चुअल एक्सपेंस, मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस छोटे हैं, कम है, यस मैम, और फंड ज़्यादा है। मान लो फंड हमारे पास 24,000 है, एक्सपेंस 10,000 हुए। वर्कमैन कंपनसेशन 24,000 टू नहीं क्लेम टू क्लेम अकाउंट डेबिट नहीं डेबिट नहीं टू क्लेम अकाउंट 10,000, फिर बाकी जो टू बचे पार्टनर्स 40,000 कैपिटल। तो उसको उसमें हाँ बांट। जी, बिल्कुल ठीक। तो ये आपने इसको करना है। यस मैम। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, जो भी आपका आया हुआ है क्लेम, यस मैम। और इसके अलावा इसमें यही प्रॉब्लम है, बाकी टू के पार्टनर्स partners कैपिटल capital अकाउंट। account। सारे पार्टनर्स को आपने इन्वॉल्व करना है। Yes. ठीक है ना, उनकी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, बिल्कुल ठीक। अब दूसरा केस है, ओहो वाइट कलर का हो गया, अच्छा भी आएगा ही। हाँ जी, इफ अमाउंट ऑफ फंड इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंस, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, फिर तो हो पार्टनर्स जाएगा, को बांटेंगे बांट क्या? लेंगे। रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन में केवल हेल्पिंग अकाउंट बनेगा इसमें। जब फंड है ना, खर्चा हुआ, अगर फंड ना बना होता तो खर्चा भी खर्चा होता खर्चा तो होता ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन में जाता जब फंड ही नहीं है किसी चीज़ का। मान लो एक फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन फंड ही नहीं बना रखा, यस और नीचे लिखा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 रुपये, तो क्या मना कर देंगे कि हमने फंड नहीं बना रखा? क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. लेकिन अगर फंड बना रखा है तो हम पहले फंड में से खर्चा निकालेंगे, रिवैल्यूएशन को हेल्प की हेल्प नहीं लेनी। रिवैल्यूएशन केवल सपोर्टिंग अकाउंट है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर फंड बराबर हो गया, तो हमें रिवैल्यूएशन में ना, इसमें देखो हम रिवैल्यूएशन में गए हैं ना, हम इसमें रिवैल्यूएशन में जा रहे हैं। देखो कैसे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, कुछ नहीं बचा, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला। ओके मैम। ठीक है, अब तीसरा ये मैंने रेड साइन लिया भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस क्या हुआ कि फंड का अमाउंट खर्चे के अमाउंट से ज़्यादा कम पड़ गया। कम पड़ गया। इफ अमाउंट ऑफ फंड इज लेस देन एक्चुअल एक्सपेंस, है ना, तो क्या करना है हमें? जितना फंड हुआ उतना तो फंड में से ले लेंगे, अब यहाँ सपोर्टिंग अकाउंट की हेल्प लेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स टू क्लेम, पार्टनर कैपिटल की तो नौबत ही नहीं आई ना, क्लेम, सॉरी है ना, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम है ना। आप देखो, एक देखा जाए तो मैंने ये आपको 3 केस दिखाए, एक्चुअली में 5 केस हो गए। 5 केस क्या हुए कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है, नीचे कोई खर्चा नहीं दे रखा, तो पार्टनर्स में सारा बांट दो। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन है ही नहीं, और लेकिन नीचे क्लेम दे रखा है, तो पूरा क्लेम आपने रिवैल्यूएशन में से लेना है। सपोर्टिंग अकाउंट रिवैल्यूएशन है ना। अब फंड भी है और खर्चा भी है, तो आपके ये 3 केस होंगे। फंड बचेगा तो पार्टनर से बांट दो, कम पड़ गया तो रिवैल्यूएशन में से और पैसा लेके पूरा कर दो, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, और रिवैल्यूएशन में इन तीनों को बांटना है, लॉसेस को, मतलब 3 पार्टनर्स में बांटकर फिर उसके पार्टनर्स का अकाउंट में भेज देना है, नहीं कैपिटल अकाउंट में। क्या चीज़? जैसे लॉस आए ये, तो सारा रिवैल्यूएशन में तो सारे लॉसेस मिलते चले जाएंगे ना। Yes, ma'am. फाइनल एक लॉस निकलेगा या फाइनल एक प्रॉफिट निकलेगा। Yes, तो ma'am. अदर जैसे वैल्यूज जो एसेट्स की डाउन हो रही हैं, अप हो रही हैं, वो सारी आप कर रहे हो ना, Yes, ma'am. उसी में ये भी चला गया। यस मैम। तो टोटल आपका नेट अमाउंट ऑफ लॉस आएगा ना। Yes, ma'am. उस नेट अमाउंट ऑफ लॉस को आप, अगर लॉस आया तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, वो लॉस कौन पूरा करेगा? पार्टनर। Partners. तो पार्टनर से लेना पड़ेगा वो पैसा लोन का, लॉस का, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। अगर आया गेन तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स का क्लेम बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो भाई, बेल हो गई ना, नहीं तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी आपको पता है ये चीज़। Yes, ma'am. कि मार्केट वैल्यू देखेंगे इन्वेस्टमेंट की, Market है ना। अगर इंक्रीज हो गई है फिर तो आपने सीधा रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट देना ही देना है। यस मैम।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो सारा पार्टनर में बांट दो। लेकिन अगर वैल्यू डाउन हो गई है, इफ़ अमाउंट ऑफ फंड इज़ ग्रेटर देन लॉस, फंड ज़्यादा सेम वही है तो इन्वेस्टमेंट में कर दो, अमाउंट ऑफ फंड ज़्यादा है, लॉस कम हो गया, तो आपने जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की देखो इसमें हमने माइनस की है, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की माइनस की है, लेकिन साथ में फिर भी हमारा माइनस करने के बाद जैसे मान लो हमारा फंड तो है 10,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये कम हो गई, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 50,000 की, इसमें फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए मुझे उम्मीद थी कि इसके में जो है 10,000 रुपये की फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट दिख रही है 50,000, लायबिलिटी साइड दिख रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000। अब बाद में तुम्हें पता चला कि इन्वेस्टमेंट तो घटकर 48,000 की रह गई, 48,000 की रह गई, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस करनी है। अगर ये फंड ना बना होता तो कैसे माइनस करते, जैसे अदर एसेट्स की करते हैं, जैसे फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो गई 2,000 रुपये, उसका तो कोई फंड नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करते हो। ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई तो रिवैल्यूएशन में से करेंगे, वो तो सपोर्टिंग अकाउंट है। लेकिन अगर फंड बना हुआ है तो फंड से लेंगे तो हम रिवैल्यूएशन का यूज़ नहीं करेंगे। 2,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट की, देखो रिवैल्यूएशन को डेबिट करने की बजाय मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट कर दिया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई। अगर ये ना होता तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फंड टू इन्वेस्टमेंट करती, ये कर दिया। अब इसमें बच गए बाकी के पैसे, वो पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ में आया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम उसी तरह से मैंने ये सारे केसेस ले रखे हैं। फंड इक्वल है तो पार्टनर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं, फंड ज़्यादा है, छोटा पड़ गया, कम पड़ गया, फिर वही है प्रॉब्लम। और अगर प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, इसमें मैंने थोड़ा सा यही दिखा दिया कि चलो डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड, अगर इंक्रीज हो गई है तो क्या है, तब तो बढ़िया ही है ना, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके बढ़ा दिया और उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू किया है ना, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट करके पूरा का पूरा, अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना उसकी, ये वाला भी वैसे हम फंड में भी कर सकते थे रिवैल्यूएशन की बजाय, लेकिन आप रिवैल्यूएशन में ही करना क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्टली पार्टनर्स के पास प्रॉफिट तो जाएगा ही, ठीक है। तो इस तरह से होगा। फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविडेंट फंड, इसका बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैंने जो एडमिशन के टाइम हमने जो बनाया था ना इसकी, वो उसका मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है कि जब मैं इसको लिंक को क्लिक करूँगी, चलो अभी हो जाएगा, तो वो वहाँ पर चलेगा, उसकी वो वीडियो आप पूरी देख लेना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी कि उसका 6-7 केसेस हैं, ठीक है, वो करना। इसके बाद बस ये हो गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया। और प्रोविडेंट फंड आपको पता है आउटसाइडर्स का होता है, एम्प्लॉयज़ का होता है, वो कभी नहीं बटेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट आपने करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही सारे केसेस हम रिटायरमेंट पर करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो बस फाइनल सेटलमेंट कैसे करेंगे हम, ट्रांसफ़र द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, या तो ये कर दो, सेल एनी एसेट और बिजनेस ऑफ द बिजनेस लाइक इन्वेस्टमेंट, बेच दिया, पैसा आया वो उसको दे दिया, उसका पैसा हमारा बिजनेस में रह गया तो हमारा क्लेम अपने आप बढ़ गया, है ना। रिमेनिंग पार्टनर्स ब्रिंग एडिशनल कैश एज कैपिटल टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या टेक लोन फ्रॉम एनी अदर बैंक, या इन चारों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये हमने डिटेल में पहले किया भी है। इसकी मैंने अब ये देखो मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, ये क्वेश्चन का मैंने इसमें सॉल्यूशन 1 बाय 1 कर रहे हैं। जैसे आपको ये बैलेंस शीट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है किसी की, वही मैंने राहुल वाला ही एग्जाम्पल इसमें लिया है कि उनकी फाइनल बातचीत हो गई है, ये सारे उनके अकाउंट पड़े हैं। और यहाँ देखो राहुल, नेहा एंड विनय वाज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन दिस डेट एंड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड, मतलब नेहा, ठीक है। स्टॉक, अब देखो क्या पता चला, चलो देखो, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, कल बताया था मैंने आपको। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा हो गई है वैल्यू, अब कम करनी है, अब कम करनी है, हाँ ठीक है। अंडर वैल्यूड है तो अब बढ़ानी है, उल्टा करना है। तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹6,000 एंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ गई है, ठीक है। अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। अब इसमें बैड डेट तो है नहीं, तो सिर्फ आपके जो डेटर्स हैं देखो 62,000 है,
तो इसमें है ना। 5 इन्होंने प्रोविज़न पहले 2000 रुपये बना रखा है, हमें 5% चाहिए, तो 62,000 का 5% होता है 3100, यस है ना। तो 2000 तो पहले से ही है, तो क्या करेंगे हम, एक 1100 का और बना और हाँ जी 1100 का और बना देंगे, डेबिट कर दिया, ठीक है है ना। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1100, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही स्टॉक की एंट्री कर दी, स्टॉक को 6,000 रुपये कम कर दिया, वो ओवर वैल्यूड था, और लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पर देयर वर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, यानी कि लॉस हो गया, क्रेडिटर्स हमें बढ़ाने पड़े 4900 रुपये, तो वो हमने वो भी कर लिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं लाइबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज डिसाइडेड एट ₹10,000। बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। इनका फंड भी बना हुआ है, देखो बना हुआ है या नहीं, अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या है। बताओ इसका क्या सोल्यूशन होगा। 10,000 की लाइब्रेरी है, कहाँ पे है मैम फंड? देखो सबसे ऊपर, ये रही है, हाँ। नहीं ये रहा हाँ, वर्कमैन सब 28,000 का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 28,000, फिर क्लेम आया 10,000 का, तो उसको टू क्लेम फॉर ये कंपनसेशन कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में। हाँ। और बाकी बचा, अब हमारे पास 10,000 इसमें माइनस कर देंगे, 18,000 बचा, तो तीनों पार्टनर्स में बांट उस देंगे। रेशियो में बांट तो रिवैल्यूएशन में तो नहीं आएगा ना, No, ma'am. है ना, हाँ। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डिक्रीज्ड टू ₹45,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, है ना, और ये 45,000 हाँ जी, तक। फ्लक्चुएशन फंड है हमारा 5,000। यस मैम, अब बताओ इसका क्या करोगे। 45,000। पहले 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, फंड बना हुआ है 5,000। बताओ ये कौन सा केस है। तो मैम वही है उसमें लॉस तो हुआ है, यस मैम, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, यस मैम। जितना फंड था उतना लॉस हुआ है। तो बताओ फंड ये, तो 5,000 हाँ, तो लॉस कितना हुआ देखो, 45,000 नहीं, डिक्रीज टू ₹45,000। पहले वैल्यू कितनी थी 50,000, और है ना, अब अब 45,000 हो गई। तो कितना लॉस हो रहा है, 5,000 5,000 का लॉस हो रहा है ना। और वो 5,000 का लॉस कहाँ से हम सेटल कर देंगे, फंड में से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो बस ये हो गया। अच्छा, अब ये देख रहे हैं फाइनल सेटलमेंट कैसे की। 50% ऑफ द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू नेहाज लोन अकाउंट, ठीक है। हम 50% तो नेहा का, उन्होंने कहा हम तुम्हारा लोन में डाल देंगे। बाकी का जो अमाउंट है, बैलेंस विल बी पेड बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट एट इट्स मार्केट प्राइस। बैलेंस को हम उसकी मार्केट प्राइस पर सेल करके इन्वेस्टमेंट को करेंगे, और एडिशनल जो रिक्वायरमेंट फिर भी कुछ पैसा बचेगा, यानी 45,000 रुपये हमारे पास कैश आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट से। फिर भी अगर पैसा बचा वो हम दोनों इक्वल ले आएंगे, घर से ले आएंगे, ठीक है। तो बस ये इनकी बात हुई थी। बस अब आपने क्या करना है, अब इजी हो गया ना। हमने इसको देखो लॉस हुआ, बांट दिया तीनों में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं। हाँ जी, अब यही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। वही बैलेंस बीडी वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखो मैंने बांट दिया 18,000 रुपये, क्रेडिट कर दिया ना। यस मैम, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 9,000 6,000 8 वो। और देखो गुडविल का जो है, गुडविल फर्म की जो वैल्यू हुई थी 3 लाख, देखो ये ऊपर दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना। वो 3 लाख रुपए में से उसका शेयर निकाला, वो जो रिटायर नेहा नेहा का, ठीक है। 3:1 है ना, वो मैंने शेयर इनको दे दिया। हाँ, बस जरा सा रहता है, जरा सी रहती है बस, 5 मिनट एक क्वेश्चन इनको सॉल्व। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये शायद थोड़ी सी मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसका जो शेयर है ना 1/3, इनका शेयर कितना था 3:2:1 था ना। हाँ, तो 1 लाख बना ना, 1 लाख ही तो बनेगा 2/3 2/6, तो 1 लाख रुपीज़। अब दोनों शेयर गेन कितना कर रहे हैं 3:1 की रेशो में। तो इसको देखो हमने कैसे लिखना है। देखो मैंने नेहा का अकाउंट, देखो ये वाली चीज़ में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। नेहा का मैंने क्रेडिट साइड का कॉलम लिया, उसमें देखा कि 75,000 इसे कौन दे रहा है, राहुल। तो मैंने इसके कॉलम में 75,000 रुपीज़ देकर पर्टिकुलर्स में लिखा है कि ये इसके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं, राहुल के अकाउंट से आए, ठीक है ना। मैं यहाँ ये नहीं लिख सकती नेहा के अकाउंट से आए हैं, क्योंकि नेहा का तो अकाउंट है ही, देने वाला कौन है, राहुल। ऐसे 25,000 रुपये, ये देखो ये मैंने गलत लिख दिया, नेहा कैपिटल, है ना। ये विनय कैपिटल होना चाहिए, है ना। यहाँ मैंने गलती कर दी ना, ठीक करूँगी। ये मेरा होना चाहिए था बाय विनयज कैपिटल, 25,000 रुपये। ये मैंने इसको क्रेडिट किया ना, देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, गड़बड़। अब मैं क्या करूँगी, देखो इनके ही डेबिट साइड जाऊँगी। देखो राहुल का कॉलम लिया, डेबिट में 75,000 लिख दिया, विनय का कॉलम लिया, डेबिट में 25,000 लिख दिया।
कहाँ गए ये पैसे? नेहा के कैपिटल नेहा के कैपिटल में, तो मैंने लिख दिया टू नेहाज कैपिटल, यस मैम। है ना। बाकी अब देखो इसका फिर इनका बैलेंस निकला, तो नेहा का बैलेंस निकला, मैंने बैलेंस किया पूरे अकाउंट को। बाकी तो देखो सब चीज़ें हो गई हैं, जो बांटना था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बटना नहीं था, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बचा हुआ पार्ट बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, है ना। अब नेहा को मिलने चाहिए थे, नेहा का जो बैलेंस आ रहा था वो आ रहा था 2,12,000। यस उसका उसने कहा 50% तो हम तुम्हें लोन में रखेंगे, तो लोन रख लिया। क्या कर दिया देखो मैंने, टू नेहाज लोन अकाउंट, 2 लाख नहीं 1 लाख 2,12,000 था ना, हाँ। 1,06,000 तो हमने उसको लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ। बाकी का 1,06,000 रुपये देखो उसको तो हमने पे कर दिया। कहाँ से आया? प्राइवेट सोर्स से आया और इन्वेस्टमेंट से आया। तो वो हमें निकालना है कि वो दोनों कैश कितना लाए, इक्वल कैश लाए हैं दोनों। तो ये देखो मैंने 30,500 रुपये राहुल लाया, 30,500 रुपये विनय लाया। अब बताओ इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई होगी, दिखाओ पेन दो। मैम यहाँ पर यहीं पर हाँ जी, इसके लिए देखो हमने, चलो मैम पीछे 2,12,000 रुपये उसका बैलेंस था, यस मैम। उसका 50% 1,06,000 1,06,000 रुपये, यस मैम बचा 1,06,000 रुपये। यस उसमें से उन्होंने कहा हम 45,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के बेच कर ले आएंगे, तो 45,000 रुपीज़ यहाँ से आ गए, अरेंजमेंट हो गया कैश का, बिक गई इन्वेस्टमेंट। और अब बचा कितना, 6 में से 5 गए 1, 6। ये दोनों बराबर लाएंगे, उन्होंने कहा था हम बराबर लेकर आएंगे पैसा, 30,500 तो दोनों कितना कितना लाए, इसका आधा आधा, 30,500 रुपये राहुल लाया और 30,500 रुपये विनय लाया। ठीक है, तो देखो ये अब मैंने उस 30,500 रुपये की एंट्री राहुल और विनय के अकाउंट में क्रेडिट की है। उनके अकाउंट में क्लेम बढ़ गया ना, वो कैश ले आए, कैश डेबिट हो गया, और वो कैश डेबिट होकर सीधा वो नेहा के पास चला भी गया, यानी उनका कैश नहीं बढ़ा, वो सीधा 61,000 तो दोनों मिलकर लाए, 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बेच कर आया, टोटल 1,06,000 रुपये हो गया, वो सारा नेहा के पास चला गया, है ना। इनका बिजनेस में जो नेहा का क्लेम पहले था बिजनेस पर, वो क्लेम अब राहुल एंड विनय के पास हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से इनका बैलेंस शीट ही निकाल लिया। इसका राहुल और नेहा का तो राहुल और विनय का तो बैलेंस शीट ही निकल गया। नेहा का बैलेंस शीट ही नहीं करेंगे, हमने उसका लोन में ट्रांसफ़र किया और उसको कैश पे कर दिया। हो गया ये? समझ में आ गया? बस अब इसकी फटाफट बैलेंस शीट और देख लो, मैम बैठी है। देखो अब मैंने क्या है, यही बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट की। मैम मुझे दिखनी है। हाँ जी, यही बैलेंस शीट मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट की। यस मैम। और इसमें से जो अननेसेसरी आइटम्स थी या जो चली गई हैं, वो देखो मैंने चेंज की। कैसे की अब देखते हैं। ये आ गई, सेम बैलेंस शीट है। अब देखो पहले थी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 28,000 का, है ना। नई बैलेंस शीट में आपको क्या दिख रहा है, लायबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितनी, 10,000। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं था, 40,000 वो एज इट इज़ आ गया। क्रेडिटर्स का क्लेम बढ़ गया था 30,000 से, क्रेडिटर बढ़े थे ना, तो इसमें 34,900। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, वो उसमें कोई चेंज नहीं था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसमें भी नहीं, इसमें 5,000 का 5,000 रुपये ख़त्म तो हो गए, क्लेम हो गया है ना। वो तो ख़त्म हो गए ना इन्वेस्टमेंट को, लॉस को राइट ऑफ करने में, तो अब वो यहाँ से हट गया। ठीक है। नेहा का लोन अकाउंट 1,06,000 रुपये हमने बनाया था, यस मैम। और बाकी का तो हमने उसको पे कर दिया था, तो अब वो तो यहाँ आएगा नहीं। कैपिटल अकाउंट राहुल और विनय के जो नए बैलेंसेस निकले थे वो आ गए 1,03,500 और 1,11,500। यस मैम। ठीक है। इधर से कैश पर हमारे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी कैश एडिशनल आया है वो हम नेहा को दे चुके, तो कैश अकाउंट वही का वही रह गया। डेटर्स पहले प्रोविज़न 2,000 था, हमने 3,100 कर दिया, है ना, तो ये 58,900 हो गए। फिर इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट थी ना पुरानी बैलेंस शीट में, 45,000 थी, वो तो नहीं 50,000 की थी ना, उसकी वैल्यू कम हो गई थी, फिर हमने उसको बेच भी तो दिया, बेच भी दी, तो वो खत्म खत्म हो गई। यहाँ से हटा दी। स्टॉक क्वेश्चन में कुछ कहा था 6,000 रुपये का ओवर वैल्यूड था, यस मैम। अब उसको कम किया ना हमने, 19,000 रुपये आ गया। प्लांट 1 लाख यूँ का यूँ रह गया, उसकी तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। लैंड एंड बिल्डिंग ध्यान हो आपको 30,000 रुपये अप्रिशिएट हुई थी, है ना, तो ये आप 30,000 20% बढ़ी ना, 30,000 वो बढ़ा दी 1,80,000 हो गई, यस मैम। है ना।
Yes. तो सारा बस इसके बाद टोटल किया तो देखो 4,07,900 अब हमारी बैलेंस शीट टोटल है। 4,07,900 की देखो इनके पास एसेट्स हैं, पहले इनके पास एसेट 4,35,000 की थी, लेकिन देखो कोई भी एसेट इनकी गई नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट गई है। बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन वही की वही है ना, बस है ना, बस इन्वेस्टमेंट गई है और अपने आप से जो एसेट्स की वैल्यू कम एंड ज़्यादा हुई है वो अलग बात है, बट अदरवाइज इनकी प्रॉफिट अर्निंग जो बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो कम नहीं हुई है। इन्होंने इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है कि इन्हें बिजनेस की कोई भी अर्निंग एसेट सेल ऑफ नहीं करनी। समझ में आ गया? ये आपका फुल रिटायरमेंट क्वेश्चन है, एक तरह से कम्प्रीहेंसिव